वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आपको बेल आइकन का सिंबल मिलेगा चैनल के एकदम जहाँ पर सब्सक्राइब बटन है उसके राइट साइड पे, वहाँ पर बेल आइकन पे जाके ऑल को दबा देना। इससे क्या होगा, बार बार लिंक प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वीडियो जब भी अपलोड हो जाएगा तब आप उसको देख सको। चलो, हम पढ़ रहे थे द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और उसकी इस पोर्शन तक जो रिचर्ड एब्राइट के बारे में है और जिसने सेल के ऊपर एक बहुत बड़ा शोध किया था। तो वो जब छोटे थे बचपन में वो क्या करते थे, वो बटरफ्लाई, तितलियों से उनका खास लगाव था, तो वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन का एंड होने वाला था और उस समय उसकी मम्मी जो उसको इंटरेस्ट जगाती थी साइंस के प्रति, उनको एक किताब गिफ्ट करता है और उस किताब का नाम होता है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। और यही किताब होता है जो उसकी जो नज़रिया होता है साइंस के प्रति, वो नज़रिया पूरी तरीके से बदल के रख देता है। विज्ञान के जो दरवाजे होते हैं वो उनके लिए खोल देते हैं। अब चलते हैं अगले पोर्शन की ओर। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वेर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, यानी कि इस किताब के एकदम आखिर में जो रीडर्स है, पाठक है, उनको बटरफ्लाई माइग्रेशंस के बारे में, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो बटरफ्लाई माइग्रेशंस के बारे में और भी स्टडी करने के लिए और भी शोध करने के लिए रीडर्स को इन्वाइट किया जाता है। दे वेर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। इस किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कहाँ है, कनाडा में, और उनके एक प्रोफेसर हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट। इस प्रोफेसर का नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है। स्पेलिंग भी बहुत अटपटा है तो स्पेलिंग को भी खास ध्यान रखना। तो ये जो प्रोफेसर हैं, ये जो रीडर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप बटरफ्लाइज को टैग करो। तो बटरफ्लाइज टैगिंग क्या होता है? बटरफ्लाइज टैगिंग होता है कि बटरफ्लाइज में एक स्पेशल टाइप की जो एक स्टिकर हो उसको लगा दिया जाता है और उसके बाद उसे शोध किया जाता है, उसको मतलब कितना मूवमेंट होता है तितलियों का, कहाँ तक वो जाते हैं, तो इनकी जो गतिविधि है, उनके रूट से, ये सब कुछ पता लगाने में आसानी होती है। तो जब बटरफ्लाइज को टैग किया जाता है, ठीक है, तो टैग इसलिए किया जाता है, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया है तो बहुत आसान हो गया है। अब तो बहुत सारे डिवाइस भी एकदम इतने पतले हल्के डिवाइस होते हैं कि लगा दिए जाते हैं। उस समय सिर्फ टैग करना पड़ता था और साइंटिस्ट उसके द्वारा ही रिसर्च करते थे। तो जो एब्राइट होते हैं, एब्राइट सून वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स। एडहेसिव मतलब जिसे हम ग्लू कहते हैं, ठीक है। तो वो एडहेसिव एकदम हल्का पतला सा वो उसे चिपका देते हैं विंग्स पे। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहार्ट। अब जिसको भी टैग बटरफ्लाई मिलता है, मतलब ऐसे स्टिकर लगाने वाले जितने बटरफ्लाइज उनको मिलेंगे, उस सारे बटरफ्लाइज क्या डॉक्टर उर्कहार्ट को भेजने के लिए कहा जाता है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन वॉज अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। तो 6 वीक्स का होता है ये लेट समर में। तो ये जो करना है आपको इस बेसिस पे ही करना होता है। सी ग्राफ बिलो, नीचे हम ग्राफ को देखेंगे इसके बाद। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन, देखो एक बाय एक अगर आप पकड़ने की कोशिश करो, मतलब 1 by 1 चेस करके पकड़ने की कोशिश करो, तो आपको ज़्यादा आप पकड़ नहीं पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। तो एक झपके में आपको बटरफ्लाइज पकड़ना है, एक झपके में पकड़ना है, और एक झपके में पकड़ने के बाद आप जल्दी से बहुत सारे बटरफ्लाइज पकड़ पाओगे। एंड ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, और एक फीमेल मोनार्क को वो पकड़ना चाहते थे और टेक हर एग्स, उसके जो अंडे हैं उसको लेना और फिर उसको रेज करना, उगाना बेसमेंट में थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, एंड देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज। उसके बाद क्या होगा कि मतलब उस बटरफ्लाई को अपने बेसमेंट पे ही उगाना, और फिर वो जो स्टेज, पूरा एडल्ट बटरफ्लाई बनने में जितना स्टेज लगता है, उस स्टेज को पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर उनको टैग करना और फिर उनको जाने देना। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या होता है कि
ये जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट कई सालों से उनका जो बटरफ्लाइज के डिफरेंट स्टेजेस को देखने के लिए एक रिसर्च सेंटर बोल सकते हो, बहुत सालों से रहा। तो उसने क्या किया, उसने जो कैटरपिलर्स मतलब जो तो बटरफ्लाइज जो होते हैं, ये बटरफ्लाइज को क्या करता है, बटरफ्लाइज को उगाया जाता है तो बेसमेंट पे। अब बटरफ्लाई का स्टेज है, बटरफ्लाई का स्टेज किस तरीके से होता है, अंडे के बाद वो कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद प्यूपा स्टेज पे आता है, फिर प्यूपा के बाद एडल्ट जो बटरफ्लाई वो बनता है। मतलब एक तितली ऐसे ही तितली नहीं बन जाती, तितली अंडे देती है, जनरली पत्ते जो होते हैं ना, पेड़ के पत्ते के उल्टे साइड पे देती है, और फिर उस अंडे से निकलता है कैटरपिलर। कैटरपिलर मतलब वो रेंगने वाला कीड़ा, ठीक है, जिसको टच करोगे तो हाथ में सुई जैसा घुस जाता है। और फिर वो कैटरपिलर के बाद क्या बनता है, कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा बन के रखता है, मतलब ऐसा एक गोटी सा बन जाएगा जो लटके रहेगा पेड़ से, उसके बाद वहाँ से बटरफ्लाई निकलता है। ये तो आप जानते होगा, स्टडी किए हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे जो ग्राफ है, इसमें देखो नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक, मतलब 6 वीक में नंबर एंड काइंड्स, कितने नंबर, कितने संख्या और कितने प्रकार के बटरफ्लाइज कलेक्ट किए गए हैं इस 6 वीक में। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो इलाका बोला गया है, रीडिंग का इलाका, इस इलाके में लेट समर में 6 सप्ताह तक ही बटरफ्लाई कलेक्शन का सीजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गॉसमेयर, विंग्ड वुड निम्स एंड सटाइल्स, ब्रश फुटेड, व्हाइट सन सल्फर्स, मोनार्क, स्नाउट। तो ये इतने टाइप के बटरफ्लाई उसने कलेक्ट किए थे। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, आखिरकार बटरफ्लाइज टैग करने में इंटरेस्ट खो रहे थे। रिचर्ड ए ब्राइट्स स्टेडियस, ये बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम था। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और बहुत सारे फीडबैक भी नहीं मिल रहे थे। फीडबैक मतलब उसके बाद उसको फिर आपको फिर से पकड़ना है, फिर उसके मूवमेंट को जांच करना है। तो ए ब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लेफ्ट ओनली 2 बटरफ्लाइज आई टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड, मतलब आपको टैग कर दिए, फिर टैग करने के बाद कितना चेंज हुआ उस बटरफ्लाई में, उसको जानने के लिए फिर से उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो जितने भी बटरफ्लाइज को टैग करते थे उसमें सिर्फ 2 बटरफ्लाई, वो बोल रहे हैं 2 बटरफ्लाई को वो रिकैप्चर कर पाए, फिर से पकड़ पाए। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, जहाँ से वो रहते थे वहाँ से 75 मील का डिस्टेंस के अंदर ही वो पाए गए। देन इन द 7th ग्रेड में जब पढ़ते थे तो गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट एक्चुअली रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर। लेकिन उसके बाद उनको समझ में कब आता है कि साइंस एक्चुअली क्या है, जब वो एक काउंटी फेयर में जाते हैं। काउंटी फेयर मतलब उस काउंटी में, काउंटी आप जान लो कि एक इलाका होता है, एक ब्लॉक होता है, हाँ। तो यहाँ पर गांव आप बोल सकते हो, क्योंकि ये शहर का नहीं, उस गांव या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कॉम्पिटिशन है वो साइंस फेयर है, उस साइंस फेयर में जाते हैं एंड लॉस्ट। तो एक बार जब वो साइंस फेयर में जाते हैं, ठीक है, हमारा जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उस तरीके से काउंटी होता है, काउंटी का इलाका होता है, उसको हम काउंटी कहा जाता है खास करके। तो जब वो उस साइंस फेयर में जाते हैं वहाँ पर जाके वो हार जाते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड ओन समथिंग, मतलब ये बहुत एक दुखद अनुभूति आप कह सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पर बैठना और नॉट गेटिंग एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड ओन समथिंग। तो वहाँ पर कुछ प्राइज़ उनको नहीं मिला, बाकी सभी को प्राइज़ मिल रहा था। तो ए ब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स और फ्रॉग टिश्यूज़, कि उसको वो फ्रॉग टिश्यू दिखाने वाले थे, मेंढक के जो टिश्यूज़ होते हैं वो दिखाने वाले थे, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो एक माइक्रोस्कोप में वो दिखाए थे उस फेयर में। ही रेस्ड द विनर्स एंड हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। तो जब वो देखते हैं, मतलब इस लास्ट लाइन को देखो, काउंटी साइंस फेयर में, मैंने विज्ञान मेला में जाते हैं। विज्ञान मेला में क्या होता है, जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं यानी कि प्रतिभागी होते हैं, वो डिफरेंट मॉडल आके शो करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, प्राइज़ किसको मिलेगा,
आप मान लो एक सिस्टम डिस्प्ले सिर्फ शो कर रहे हो, दिखा रहे हो कि एक चार्ट पेपर में किसी में भी कि देखिए इस तरीके से पानी गिर रहा है, यहाँ से बिजली करंट जनरेट हो रहा है, टरबाइन घूम रहा है, करंट जनरेट हो रहा है और ये सब लाइट जल रहा है सारे घरों में। इस तरीके से आप बनाते हो ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस तरीके से आप बनाते हो, लेकिन प्राइस किसको मिलेगा? जो करके दिखा दे उस मॉडल को, चला के वहाँ पर कि एकदम प्रूव करके दिखा दे कि देखिए पानी गिरा, टरबाइन घुमा और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, तो इसको ही तो प्राइस मिलेगा। तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, सिर्फ डिस्प्ले करने से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें कुछ रियल करके दिखाना होगा। तो ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट, अब रिचर्ड एब्राइट के अंदर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आया, यानी कि प्रतिभागिता जो के दृष्टि से जो कंपटीशन होता है कि हाँ मुझे भी जीतना है, ये उनको ड्राइव करता है, ये उनको इंस्पिरेशन देता है। रिचर्ड एब्राइट वाज अपियरिंग, आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अगले जो ईयर के फेयर होंगे उसमें सच में मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट वॉज अबाउट द इंसेक्ट वर्क आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल डेज। तो ये तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि एक काम तो मैं कर ही रहा हूँ, तो जो बटरफ्लाइज हैं इनके ऊपर तो मैं रिसर्च करता हूँ, तो अगर इसके ऊपर कुछ करके दिखाऊँ इस बेसिस पे, तब तो मेरा अच्छा है। क्योंकि आप जिस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हो उसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं वो, सो ही रोट उड़खाट, तो आप वो उड़खाट को लिखते हैं फॉर आइडियाज़ कि मुझे आइडिया दीजिए मैं क्या करूँ। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और घर आते हैं और बहुत सारे मतलब बैक केम स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, मतलब उड़खाट भी उसको रिप्लाई करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का सुझाव देते हैं कि तुम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और ये चीज़ एब्राइट हाई स्कूल में वो बिजी हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। लेट टू प्राइस प्रोजेक्ट्स इन काउंट इन इंटरनेशनल साइंस फेयर, कि प्राइस प्रोजेक्ट के लिए काम करना मतलब कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाना जिसमें उसको प्राइस मिले। तो फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. 8th grade में जब एब्राइट होते हैं तब वो एक चीज़ के ऊपर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो क्या है कि एक डिजीज़ आता था, एक रोग के वजह से, एक बीमारी के वजह से, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। मतलब ये जो बटरफ्लाई होता है ना, मोनार्क तितली बनती है, तो पहले तो मोनार्क कैटरपिलर स्टेज होता है, तो बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर मारे जाते हैं एवरी फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों में। अब इस वायरल डिजीज का कॉज क्या है? तो एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। तो एब्राइट को लगा था कि एक बीटल नाम का कीड़ा होता है, उस बीटल से ये फैलता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने क्या किया, उसने कैटरपिलर को बीटल के सामने ही उगाने की कोशिश की। ठीक है, आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बट आई वेंट अहेड, लेकिन वो आगे गए एंड शोड दैट आई ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई नो। तो यहाँ पर उसने बीटल्स को रखा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई नतीजा नहीं आया, लेकिन फिर भी वो ये शोध करते रहे और वो ये एक्सपेरिमेंट को वहाँ पर दिखाते हैं फेयर में, और वो जीतते हैं कि मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि बीटल कॉज है क्या। तो बीटल को मैंने उगाया और देखिए बीटल को मैंने उगाया, लेकिन क्या होता है, लेकिन इसमें मुझे कोई नतीजे नहीं मिले। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पर उसने करके दिखाया। तो इसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बीटल से वो नहीं फैलता। अगर बीटल से वो फैलता तब तो मोना कैटरपिलर्स जो हैं वो मारे जाते वहाँ पर, लेकिन वो नहीं होता है। तो मतलब ये चीज़ तो कि बीटल से नहीं फैलता, इतना तो क्लियर है। ठीक है, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट द वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले साल जो साइंस का फेयर था उसमें प्रोजेक्ट ये था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को कॉपी करते हैं। वाइसरॉय बटरफ्लाइज वो एक अलग तरीके की तितली होती हैं, लेकिन वो मोनार्क को कॉपी करते हैं। क्यों करते हैं? द थ्योरी वाज दैट द वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और थ्योरी ये था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को
तरह दिखते हैं, क्योंकि मोनार्क जो है वो बर्ड्स का पसंदीदा नहीं है, मतलब बर्ड्स ये शिकार करते हैं तितलियों का। तो मोनार्क जो बटरफ्लाइज होते हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, और इसके वजह से जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज का टेस्ट अच्छा होता है, वाइसरॉय बटरफ्लाइज झांसा देने के लिए बर्ड्स को वो कॉपी कर लेता है। किसको? मोनार्क बटरफ्लाइज को। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। जितना वो मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना बर्ड का डिनर कम बनेंगे। तो यहाँ पर ये तितली है, हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप, ऊपर में मोनार्क देख रहे हो और नीचे जो है वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम, एक जैसा दिखता है ना डिज़ाइन को, इस तरीके से वो कॉपी करता है। तो अब बर्ड जो है कन्फ्यूज़न में हो जाएगा और बर्ड यही समझेगा नीचे वाला जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क है और उसके बाद वो खाना नहीं बनेगा। तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इस तरीके का आप बोल सकते हो म्यूटेशन। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट द बर्ड्स वुड ईट monarchs. He found that a starling would not eat an ordinary bird food. तो एब्राइट का प्रोजेक्ट यही था कि बर्ड्स मोनार्क को खाते हैं कि नहीं है। He found that a starling would not eat ordinary bird food, और स्टार्लिंग एक बर्ड होता है और स्टार्लिंग कोई साधारण बर्ड फूड नहीं खाता। It would eat all the monarchs it could get. जितने भी मोनार्क्स हैं वो मोनार्क्स को खा लेता है। Ebright said later research by the other people showed that viceroys probably do copy monarch. तो एब्राइट ने बाद में जिसने जो शोध किया था by other people, तो एब्राइट said later research by other people that viceroys probably do copy monarch, कि viceroy monarch को कॉपी करते हैं। This project was placed first in the zoology division and third overall county science fair. जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट और ओवरऑल काउंटी फेयर में थर्ड हुआ था ये। आप अगर इस चीज़ को दिखा रहे हो कि ये कॉपी करता है तो ये तो एक बहुत बड़ा शोध हो गया ना, तो इस चीज़ में इसके लिए प्राइज़ उनको मिला। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू his discovery of an unknown insect hormone. तो जो सेकेंड ईयर होता है हाई स्कूल में, उस सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट रिसर्च शुरू करते हैं एक इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू अ न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इसके वजह से एक नया थ्योरी भी डिस्कवर कर लेते हैं जो सेल के ऊपर। ठीक है, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिस सवाल का जवाब वो देना चाहते थे वो बहुत आसान सा सवाल था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। ये मोनार्क प्यूपा होता है, प्यूपा कौन सा स्टेज, कैटरपिलर्स के बाद एक गोटी बन के पेट से लटक के रहना, इसको प्यूपा स्टेज बोलते हैं। इस प्यूपा के ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं। तो ये 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट क्यों होते हैं, यही उसका क्या उद्देश्य है, इसी के ऊपर रिसर्च था। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। ज़्यादातर लोग ही ये मानते थे कि हाँ ये ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव है, अपने आप को डेकोरेटिव बनाने के लिए ये स्पॉट्स होते हैं। एब्राइट सेड बट उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन वो जो टोरंटो के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर हैं कनाडा के, डॉक्टर उर्कहार्ट, आपको याद आ रहा होगा फेडरिक उर्कहार्ट, तो वो ये बिलीव नहीं करते थे। तब इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए एब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterfly full development. और इसके बाद क्या होता है कि एब्राइट और उसके जो फेलो स्टूडेंट है वो पहले एक डिवाइस, मतलब एक मशीन बना दिए जो ये दिखाता है कि ये स्पॉट्स है, ये स्पॉट्स एक हार्मोन, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन के हार्मोन ही जिम्मेदार है बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में। यानी कि बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट इस हार्मोन की वजह से होता है। अगर 12 गोल्ड स्पॉट नहीं रहते तो बटरफ्लाई का डेवलपमेंट नहीं होगा। द प्रोजेक्ट ओन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस प्रोजेक्ट को जब दिखाया जाता है काउंटी फेयर में तो ये फर्स्ट प्लेस होता है, मतलब फर्स्ट होते हैं इस फेयर में, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर।
और इसको यहाँ पर फर्स्ट होते ही उनको इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल जाता है। देयर ही ऑन द थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर जूलॉजी में थर्ड प्लेस मिलता है उनको। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटिमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और इसके बाद उनको चांस मिल जाता है समर में काम करने के लिए, तो एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में वहाँ पर काम करने का मौका मिलता है समर में, इस इंटरनेशनल और साइंस इंजीनियरिंग फेयर में थर्ड प्लेस जूलॉजी में हासिल करने की वजह से। ठीक है, तो काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस की वजह से, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जूलॉजी में थर्ड प्लेस की वजह से वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में दाखिला मिलना। एक के बाद एक उपलब्धि। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट अपने जो एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स से मोनार्क प्यूपा के ऊपर वो कंटिन्यू करते हैं। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। मतलब उस ईयर उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान अधिकार करता है और gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। और फिर से उनको मौका मिल जाता है समर में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट a step further, he grew cells from a monarch's wing in a culture। अब सेल्स को ग्रो करते हैं। सेल्स कल्चर क्या होता है, जो बायोलॉजी लैब होता है उसमें आप क्या करते हो, मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में जोलॉजी बोटानी है, तो जोलॉजी जो लैब होता है उसमें आप किसी सेल को उगाते हो कल्चर करके, एंड शोड दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप्ड into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। वो देखते हैं कि ये सेल जो बटरफ्लाई के विंग का जो सेल डेवलपमेंट होता है उस हार्मोन के निकलने की वजह से। कौन सा हार्मोन, जो गोल्ड स्पॉट्स, ठीक है, गोल्ड स्पॉट से निकलता है जो प्यूपा में रहता है। दैट प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट प्लेस एट जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जूलॉजी का इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्लेस एक्वायर करता है। ये जो वो दिखाते हैं सेल कल्चर करके कि ये सेल विंग्स डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है बटरफ्लाई की। स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फार्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, उसके बाद समर को ग्रेजुएशन के बाद बिताते हैं आर्मी लेबोरेटरी में भी। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में। एंड द फॉलोइंग समर आफ्टर, और अगले समर में, द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स जिसमें मार्क ज़करबर्ग ने पढ़ाई की थी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक गिने चुने यूनिवर्सिटी में है जो जिसमें रिसर्च फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं, बहुत टॉप टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही वहाँ पर जाते हैं। तो एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन ऑफ द गोल्ड स्पॉट, यहाँ पर गोल्ड स्पॉट के हार्मोन के ऊपर रिसर्च करने का उनको और बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। एंड यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और लेबोरेटरी में अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उनका इस्तेमाल करने का मौका मिलता है उनको। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब क्या एक आसानी हो जाती है, आप तो जानते ही हो कि किसी भी जो अगर ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बात क्या है कि जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को एनालिसिस करके उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करने में सफल हो जाते हैं वो, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड ये ईयर एंड हाफ लेटर, यानी कि 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फ्रॉम हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल्स। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। मतलब हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को का एक्सरे फोटो देखने के समय एक बहुत बड़ा जो खोज वो कर लेते हैं। और ये खोज क्या था आप सभी जानते हो अगर सेल के बारे में पढ़े हो। व्हेन ही सॉ दोस फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट, और इन फोटो को देख के एब्राइट चीखते नहीं है, बोलते हैं यूरेका। यूरेका तभी बोला जाता है जब आप नया कुछ डिस्कवर करते हो। तो एब्राइट यूरेका नहीं बोलते और इवन आई हैव गॉट इट नहीं बोलते, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। वो ये सोचते हैं कि बायोलॉजी के एक पजल जो है, गुत्थी जो है, वो सुलझाने के एक प्रश्न का जो जवाब है उसको मिल गया उनको
वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर सबसे बड़ा खोज होता है वो है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसको सेल कैसे कॉपी कर लेता है, इसका ब्लूप्रिंट कैसे कॉपी कर लेता है। देखो हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, तो हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी तरह ही दिखते हैं। वो कैसे होता है कि उनके डीएनए को हमारा सेल कॉपी करता है। इस चीज़ को शोध करके दिखाना ये सबसे बड़ी बात है। और ये डीएनए इज द सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी कंट्रोल करता है, हेरिडिटी मतलब आपका जो वंश है उसको कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल कैसा दिखेगा, कैसा उसका आकार होगा, ये और इससे कैसे काम करेगा, ये डीएनए डिटरमाइन कर देता है। दस डीएनए इज ए ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट हुआ, इसको प्रूव करना बहुत बड़ी बात है। ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट James R. Wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. A Bright और उसके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ये सारा नाइट तक काम करते हैं पिक्चर ड्रॉ करने में एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल का प्लास्टिक मॉडल बनाने में टू शो हाउ इट कुड हैपन, वो किस तरीके से होता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और आखिरकार वो पेपर को लिखते हैं। पेपर मतलब यहाँ पर रिसर्च पेपर होता है जो किसी मैगजीन में पब्लिश होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो उसके बाद वो लिखते हैं। देखो ये रात में ये काम क्यों कंप्लीट करते हैं। एक ही चीज़ का रिसर्च दुनिया के कई जगहों पर हो रहा है। ऐसा भी हुआ है कि 1 घंटे पहले कोई साइंटिस्ट दल को उसने वो सबमिट कर दिया पेपर। उससे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उससे हो जाता है कि उनको तो ये क्रेडिट मिल गया ना, इनको नहीं मिलेगा ना। और एक चीज़ को डिस्कवर करने में कई सालों का मेहनत है। तुम एक बार सोच लो हार्मोन के बारे में या इंसेक्ट के बारे में वो कितने छोटे से रिसर्च कर रहे हैं। तो ये उपलब्धि उनकी होनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम। रिचर्ड ए ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स डिग्री के साथ वो ग्रेजुएट होते हैं हार्वर्ड से। सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510 मतलब 1510 बच्चों में से वो सेकेंड रैंक करते हैं। ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर होते हैं वो। एंड देन ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर थ्योरी करेक्ट होता है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। और थ्योरी अगर सही होता है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा कि जीवन का जो प्रोसेस है उसको समझने में। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। इससे क्या होगा कि कैंसर और दूसरे डिजीज़ को रोकने में मदद मिल सकती है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट्स साइंटिफिक थ्योरी। और ये सब कुछ संभव है ए ब्राइट्स की इस वैज्ञानिक थ्योरी के वजह से। ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ए ब्राइट के वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी मतलब आग्रह के जो मानसिकता है उसके वजह से ये संभव है। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory of cell life। कि उनके हाई स्कूल में इस गोल्ड स्पॉट हार्मोन इसके बारे में ही, इस जो स्पॉट्स है मोनार्क प्यूपा का, इसके बारे में स्टडी किया था आज हाई स्कूल में, तभी जाके ना इतना बड़ा खोज वो कर पाए। रिचर्ड ए ब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। और विज्ञान में उनका इंटरेस्ट तब से है जब से वो बटरफ्लाई को कलेक्ट कर रहे हैं, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे चीज़ों में वो समय ही ना दे, ध्यान ही ना दे। ए ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। मतलब वो अच्छे वक्ता थे, डिबेट करते थे, पब्लिक वर्कर रह चुके हैं, अच्छे कैनोइस्ट, नाव चलाते हैं, ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। तो ये सब काम भी करते थे। जैसे आइंस्टाइन के बारे में सोचो, वो पियानो बजाते थे, तो ये सब काम भी करते हैं। मतलब सिर्फ उस चीज़ को लेके पढ़ रहे ऐसा नहीं है, ठीक है। डिबेटर कौन होता है? जो तार्किक होता है, तर्क करता है, डिबेट करता है। तो अच्छे चैंपियन डिबेटर रह चुके हैं। पब्लिक स्पीकर मतलब अच्छा बोलते हैं पब्लिक के सामने। गुड कैनोइस्ट, नाव चलाते हैं बहुत अच्छे। आउटडोर पर्सन, ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, अच्छे फोटोग्राफर हैं वो, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। मतलब नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, वैज्ञानिक प्रदर्शनी के ऊपर उनका बहुत खास लगाव होता है। इन हाई स्कूल रिचर्ड ए ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में तो ए स्टूडेंट थे वो, स्ट्रेट, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी,
सीखना बहुत आसान होता है। ही टर्न्ड अ लॉट एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, मतलब डिबेटिंग और यूनाइटेड नेशंस जो क्लब्स होते हैं उसमें पूरी तरीके से वो एनर्जी डालते थे, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेयर। रिचर्ड ए वेयर जो होते हैं वो सोशल स्टडीज़ के टीचर होते हैं, तो वो उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और एडवाइज़र होते हैं टू बोथ क्लब्स। तो मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, देन ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ के नए नए आइडियाज़ के ऊपर मिस्टर वेयर वो उनका जो एक दरवाज़ा है वो खोल देते हैं। तो वो सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि साइंस के टीचर ही उनके ऊपर इम्पैक्ट डाले हुए हैं, ये भी इम्पैक्ट डाले हुए हैं, उनको बहुत सारे नॉलेज दिए हैं। तो रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट। तो वो मिस्टर वेयर ये बताए हैं कि रिचर्ड पहले से ही बहुत ज़्यादा एफर्ट देता था अपने काम पे, एफर्टलेस। अब आप एफर्ट नहीं दोगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। व्हाट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate researches besides doing all his research with butterflies and his other interest। देखो ये जो बटरफ्लाइज और दूसरे इंटरेस्ट के छोड़कर भी बहुत अच्छा डिबेटर था। और मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से बता दूं कि जब कोई डिबेट कंपटीशन आयोजित होता है तो हम बिना फिर तैयारी के रहते हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ पर जाएंगे, फिर जैसा टॉपिक होगा उस हिसाब से अपने नॉलेज के बेसिस पे हम उसको काउंटर करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ता है, उसमें खोज करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छा डिबेटर बन सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि रिचर्ड जो है उसको एफर्ट देता था और शोध करता था, तभी जाके वो अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाया, अच्छा डिबेटर बन पाया। और रिचर्ड वॉज कंपेरेटिव, ये तो हमने देखा है कि काउंटी साइंस फेयर में हारने के बाद भी उनका कोशिश बिल्कुल जारी रहा। रिचर्ड वॉज कंपेरेटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन खराब सेंस में नहीं। He explained that Richard was not interested in winning for winning's sake, for winning to get prize, rather he was winning because he wanted to do the best job he could। रिचर्ड का कभी ऐसा नहीं था कि हाँ जीतने के लिए वो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जीत रहे थे क्योंकि वो सबसे बेस्ट काम करना चाहते कि जिस काम को आप करो उसमें आप बेस्ट बनो। फॉर राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी बेस्ट, और ये सही कारण पे वो बेस्ट होंगे। आपका कारण क्या है? प्राइज़ जीतना अगर आपका मकसद है तो आपका सही कारण नहीं है। अगर आप अपने काम को एकदम बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो वही आपका सही अप्रोच होता है इसी चीज़ के ऊपर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यही चीज़ आपको वैज्ञानिक बनाता है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, पहले फर्स्ट रेट माइंड के साथ शुरू करो। क्यूरियोसिटी आपके अंदर में रहना चाहिए। मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, के सही रीज़न के साथ चलो कि आपको जो करना है उसका कारण क्या है, तो कारण सही कारण होना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़ो। एब्राइट हैज़ दिस क्वालिटीज, एब्राइट का ये सब क्वालिटी था। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उस टाइम में द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ये जो किताब है विज्ञान के दरवाजे उनके लिए खोल दिया था। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और जब तक वो जिंदा रहे अपने वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी जो है, आग्रह को, उनने कभी भी खोया नहीं। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।